क्या एक राज्य की विधानसभा का उपचुनाव नतीजों वाले दिन देश की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर हो सकता है, या फिर एक दूसरे राज्य की विधानसभा का उपचुनाव जिसके नतीजे आने के बाद हारी हुई पार्टी के एक नेता मुस्कुरा रहे हैं और मुख्यमंत्री गमज़दा हैं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी का संसदीय कार्रवाइयों का और इस बहाने हो रही देश की राजनीति का कार्यक्रम है जिसका नाम है सदन। सदन में हम विस्तार से चर्चा करेंगे लोकसभा और राज्यसभा में आज कौन से बिल प्रस्तुत हुए, हमारे और आपके माननीय जनप्रतिनिधियों ने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या अपने विचार देश के सामने रखे उस पटल पर, और इससे इतर संसद के गलियारों में बिहार की बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे, जिसमें जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर की जीत हुई और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की खाली की हुई सीट पर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई। इससे इतर मध्य प्रदेश में दतिया के नतीजे, जहां से कभी नरोत्तम मिश्र चुनाव जीतकर आते थे और उपचुनाव में भी उनको टिकट नहीं मिला, विधानसभा चुनाव में भी वो शिकस्त खा चुके थे और यहाँ पर भी भाजपा हारी है। वहाँ जनसुराज जीती, यहाँ पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह जीते। तो इन नतीजों के बारे में भी बात करेंगे और क्या सुगबुगाहट मिल रही है। जेनजी का प्रोटेस्ट, क्या अब उसके रुझान दिखने लगे हैं या ये विशुद्ध रूप से स्थानीय समीकरणों का नतीजा है। भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी इसको किस तरह से देख रही है, कौन से बिल हैं जो इस हफ्ते सदन में आ सकते हैं, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हम लोगों की राजनीतिक अभिभावक लिज मैथ्यू जी। राजनीतिक अभिभावक का मतलब होता है पॉलिटिकल गार्जियन, है दीप्तिमान? बिल्कुल, हाँ। थैंक यू। Otherwise, I would think that it was abuses. दरअसल हुआ क्या देवी और सज्जनों, हम विषय पर आए उसके पहले अब देखिए सदन में तो माहौल ऐसा रहा नहीं कि थोड़ा बहुत हंसी मुबाहिसा हो जाए। लिज जी की पोशाक के रंग पे चर्चा हो रही थी तो भाई साहब हमारे दीप्तिमान जी वरिष्ठ राजनीतिक संवाददाता पहले बोले क्या है, पीला पीला। तो हमारा मन हुआ कि हम रसीद दें एक क्लीशे कि लड़कों का रंग के मामले में कितना गड़बड़ होता है। फिर फ्लोरेसेंट ग्रीन पे आ गए तो मैं इनको बता रहा था, बोले हिंदी में क्या कहेंगे, तो बात हुई कि सुआ पंखी कहेंगे, क्योंकि लिज जी मलयालम भाषी हैं। तो उन्होंने कहा ये साउंड अच्छा नहीं कर रहा है सुआ पंखी, तो हमें स्पष्ट करना पड़ा कि सुआ तोते को बोलते हैं और पंख तो जाहिर है। हमारे तीसरे साथी हैं विकास पाठक जी, डॉक्टर विकास पाठक, जिन्होंने पिछली दफ़ा आपको मनुस्मृति की राजनीति पर विस्तार से ज्ञान दिया था। यदि आपकी दिलचस्पी है तो आप डिस्क्रिप्शन में सदन के उस एपिसोड का लिंक है, ज़रूर देखिएगा। सिया जी लोग कमेंट बॉक्स में, सिया हमारी प्रोड्यूसर हैं, तो सिया जी वो लिंक डाल दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देवी और सज्जनों, पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज सदन में क्या हुआ और फिर हम प्रस्तावित विषयों पर अपने विद्वान संवाददाताओं की राय सुनेंगे। लोकसभा में 11 बजे प्रश्नकाल शुरू हुआ, राष्ट्रमंडल खेलों में विजेताओं को बधाई दी गई, फिर हंगामा किया गया, फिर 12 बजे के लिए कार्रवाई स्थगित हुई। 12 बजे शुरू हुई कार्रवाई तो देश के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री, ये एक महकमा है याद रखिए, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, गुरुग्राम से सांसद हैं। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का कई बुद्धिजीवियों ने, अकादमिक जगत के और आईसीआई जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान उसके छात्रों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि ये कदम संस्थान को एक रजिस्टर्ड सोसाइटी से एक स्टैच्यूटरी बॉडी में बदलकर उसकी एकेडमिक ऑटोनॉमी को कमजोर करने की कोशिश है। उसके बाद 12:10 पे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। उद्देश्य बैंक के जो अभिलेख हैं उनसे जुड़े साक्ष्य संबंधी कानून को डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाया जाए, बैंकिंग के दस्तावेज और बैंकिंग रिकॉर्ड को अपडेट किया जाए ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। उसके बाद सदन की कार्रवाई फिर स्थगित कर दी गई नारेबाजी के बीच 2 बजे तक के लिए। फिर 2:04 जब 2 बजे कार्रवाई शुरू हुई तब सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। ऑर्डिनेंस की जगह लेगा ये। भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव है। सीजीआई को जोड़ देंगे तो कुल 38 हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे सुप्रीम कोर्ट का बोझ घटेगा। उसके बाद अमित शाह से दिल्ली में छात्रों पर हुई कार्रवाई पर विपक्षी सांसदों ने जवाब मांगा।
हंगामा बढ़ा। इन सब के बीच इस सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक को ध्वनि मत से बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया, बिना किसी चर्चा के। और इसके बाद कार्रवाई 4 अगस्त यानी आज 3 अगस्त है, अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। एक पन्ने में समा गई है ये मेन बातें। अब राज्यसभा का जिक्र करते हैं। राज्यसभा में अमित शाह से जवाब मांगते हुए विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की, तो कार्रवाई 11 बजे जो शुरू हुई थी वो 7 मिनट के भीतर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। 2 बजे देश के एमएसएमई मिनिस्टर हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, नाम है जीतन राम मांझी। उन्होंने एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 चर्चा के लिए प्रस्ताव मोशन पेश किया, बोलने के लिए, और राज्यसभा में पेश किया। बोलने के लिए खड़े हुए राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर बात करने लगे। कुर्सी पर बैठे हुए थे उपसभापति हरिवंश। उन्होंने कहा कि विचाराधीन विधेयक पर ही बोलें, विषयांतर ना करें। इसके बाद अजय माकन कांग्रेस के सांसद, उनकी बारी आई, तो उन्होंने भी कहा कि मैं पहली बार देख रहा हूं खड़गे की स्पीच में जो टोका टाकी हुई उसका जिक्र करते हुए कि विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति नहीं मिल रही है। तो हरिवंश ने फिर कहा कि विचाराधीन विधेयक पर बोलें। फिर माकन बोले कि जिन विधेयकों पर चर्चा हो रही है वो देश के युवाओं और छात्रों से जुड़े हैं। अगर विपक्ष के नेता कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाने चाहते हैं तो बोलने नहीं दिया जा रहा। फिर जॉबलेस ग्रोथ की उन्होंने बात कही। फिर उपसभापति ने कहा कि विधेयक पर बोलें। फिर खड़े हुए राज्यसभा में सदन के नेता, देश के हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा। उन्होंने कहा कि अजय माकन ने विचाराधीन विधेयक पर एक भी वाक्य नहीं कहा, इसलिए उनके पूरे भाषण को एक्सपंज कर दिया जाए। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने भी आपत्ति जताई और कहा 3 बार विधेयक पर बोलने का मौका मिला पर दूसरे मुद्दों पर बात करते रहे। रिजिजू बोले विरोध प्रदर्शन करना है तो करे, लेकिन सदन में माइक लेकर दूसरे मुद्दों पर बोलना उचित नहीं है। फिर नारेबाजी हुई। इन सब के बीच समर्थन की बातें आती रहीं। जो सत्ता पक्ष के सांसद थे वो उपलब्धियां बताते रहे, विपक्ष के सांसद बार बार अमित शाह की अनुपस्थिति का मुद्दा उठाते रहे। इसके बाद एमएसएमई पर कुछ बातचीत हुई। हमको ज़्यादा अर्थशास्त्र समझ में नहीं आता है, लेकिन हमें कोई मुख्य बात ऐसी समझ में आ नहीं रही है गुरु जो आप लोगों को बताई जाए। सत्ता पक्ष के लोगों ने समर्थन किया, विपक्ष के लोगों ने अमेंडमेंट बिल पास हो गया, विरोध किया। जी मैं आ रहा हूँ उस पर। और इन सब के बीच ओडिशा से भाजपा सांसद मसलन बोली कि महिलाएं देश की रीढ़ हैं लेकिन वो सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। जब वो सुरक्षित नहीं तो एमएसएमई की प्रगति की बात कैसे की जाती है। और फिर उन्होंने मांग की कि इस विधेयक में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष पैकेज हो। जो एमएसएमई के बारे में हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं, मैं एक बात बोलूंगी कि रीढ़ की हड्डी होती है महिलाएं, देश की रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी को सही से यूज करना चाहिए, मगर आज महिलाओं के लिए कोई जगह सेफ नहीं है, तो हम एमएसएमई के बात में कैसे कर सकते हैं। और एमएसएमई में मैं खास कर निवेदन करूंगी ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया जाए, उनके लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए। फिर कांग्रेस सांसद ने तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवर्ती, उन्होंने भी छात्रों के मुद्दे को उठाया। तो फिर हरिवंश ने टोका। बसपा के सांसद अभी हैं राज्यसभा में, राम जी, उन्होंने भी चर्चा के दौरान चाइल्ड लेबर पर प्रभावी रोक लगाने की मांग कही। इसके बाद विधेयक पर लाए संशोधनों पर मतदान हुआ और सदन ने इसे पारित कर दिया और फिर कार्रवाई स्थगित हो गई। तो ये तो देवियों और सज्जनों लोकसभा और राज्यसभा की आज की कार्रवाई है। अब मैं लिज मैथ्यू जी से सबसे पहले जानूंगा कि इस हफ्ते कौन से बिल हैं जो सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके बाद हम दतिया और बांकीपुर में जो भाजपा की चीचा लेदर हुई है उस पर चर्चा करेंगे। जी चैप्टर 3 आज बीएससी था, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल था, उस कमेटी था, उसमें उन्होंने चर्चा के लिए 3 बिल के लिए इस हफ्ते के लिए टाइम एलोकेट किया है। एक तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल जो आज इंट्रोड्यूस किया, उसके कंसिडरेशन एंड पासिंग, एंड सेकंड द बैंकर्स बुक एविडेंस बिल, तीसरे द टैक्सेशन एंड अदर लॉस अमेंडमेंट बिल, इट वाज एन ऑर्डिनेंस, उसको बिल करना है। ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो बिल आया है वो नहीं है, जो बिल नहीं आया है वही इंटरेस्टिंग है। FCRA was supposed to come, उसी पे डिस्कशन करके बिल पुश करना था। ऐसे बीजेपी वाले ही बोल रहे थे अगले हफ्ते मतलब बुधवार तक होगा। उसमें डिस्कशन ऑपोजिशन मान नहीं गए तो हम बिल ऐसे एमिड पैंडेमोनियम वी विल पुश द बिल, यही था।
लेकिन अभी जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो इसकी वजह से हो सकता है FCRA बिल इज अ कंटेंशियस। जरा दर्शकों को बता दें ये FCRA बिल के बारे में, क्योंकि देश के जो भी लोग NGO सेक्टर से जुड़े हैं वो बड़ा सांस रोके इंतजार कर रहे हैं। उसमें जो न्यू रेगुलेशन ला रहे हैं सरकार, उसी में जो माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिश्चियन, ये सब ये जो ऑर्गेनाइजेशन NGO ने इसको प्रोटेस्ट किया था, इनका जो एक क्लोज है उसमें रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में आएगी। मतलब इसमें जो भी इरेगुलरिटी हो गया मतलब बैक जैसे, तो इसी में दिक्कत था। आपके पुराने पाप भी यस, इसलिए दिक्कत था। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन और ये जो विदेश से फंडिंग आती है उसको रेगुलेट करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेट वही है एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट FCRA, इसी में रेगुलेशन एक्ट। सो इसी में सरकार लग रहे है कि अभी दूसरे सेकंड थॉट आ रहे हैं, मतलब आज का BSE में उन्होंने इस बिल के लिए टाइम नहीं लगा, इस हफ्ते के लिए रखा नहीं है। द नेक्स्ट वीक इज द लास्ट वीक, इसलिए हो सकता है कि लास्ट मिनट में पुश कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मूड है सरकार में, जो आप स्पेसिफिकली आफ्टर जो बाई इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, एक और सेटबैक हुआ था पहले, ये इस्तीफा दे दिया, इसकी वजह से लग रहे हैं पार्टी वालों को ही लग रहे हैं कि सरकार दोबारा सोचेंगे, थोड़ा और इसमें डिस्कशन करेंगी ऑपोजिशन और बाकी लोगों के साथ, इसके बाद ही इनको आगे ले जाएंगे। सत्र शुरू होने से पहले या कहें जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से पहले जो मोमेंटम दिख रहा था बीजेपी का कि अब TMC टूट गई, अब NCP टूट गई, अब ये हो गया, वो कहीं अब दिख नहीं रहा है। दीप्तिमान जी, आप बिहार से आते हैं, दीप्तिमान जी हमारे चंपारण का झंडा बुलंद किए हुए हैं, बताइए क्या हुआ है बांकीपुर में? देखिए, बांकीपुर में अगर बीजेपी सूत्रों के बिहार के उनको माने तो उनका ये कहना है कि 3-4 फैक्टर रहे इसके इस हार के पीछे। एक तो क्या हुआ कि जो UGC का जो मुद्दा है, जो करीब जनवरी से जो है वो चल रहा है, जिसको लेकर जो बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है अपर कास्ट, उसमें लेकर नाराज़गी है उसको लेकर। और वो जो CJP प्रोटेस्ट का जो माहौल बना देशव्यापी एक, उसमें वो मुखरकर और सामने आया है। और ये नाराज़गी जो है वो लोगों ने, जो अपर कास्ट इनका कोर वोट बैंक है, उसने जताई है। बता दें कि बांकीपुर जो है वो एक प्रिडोमिनेंटली अपर कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है। करीब 30 से 35% वोटर जो है बांकीपुर के वो अपर कास्ट में आते हैं। आराम से काफ़ी संख्या कायस्थ की है, काफ़ी ब्राह्मण हैं, राजपूत भी हैं और भूमिहार हैं और इसके इतर बनिया भी हैं, लेकिन बनिया बिहार में OBC में आते हैं। तो बनिया को छांट कर हम कह रहे हैं कि 30 से 35% अपर कास्ट का वोट है। इसके अलावा क्या हुआ कि लास्ट मिनट पे बीजेपी ने अपना कैंडिडेट चेंज किया। जो कैंडिडेट चेंज करके, हालांकि कैंडिडेट ने ये बताया कि भाई हम फैमिली रीजंस या अपने पर्सनल इश्यूज से अपना नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं, लेकिन बताया जाता है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो एक मुद्दा लेकर उठ गए थे कि इनके पिताजी जो हैं वो फॉर्डर स्कैम से जुड़े रहे हैं, तो पार्टी को लगा कि सज़ा मिली है एक मामले में, सज़ा मिली है तो पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो इसलिए लास्ट मिनट पे कैंडिडेट को चेंज कर दिया गया। हालांकि इसके बावजूद भी प्रशांत किशोर ने इसको मुद्दा बना ही दिया और ये एक मुद्दा बन ही गया, क्योंकि वो जाके बीजेपी से चिपक गया कि भैया देखिए इन्होंने जो है जो कैंडिडेट खड़ा किया था उसके ऊपर दाग लगा हुआ था। तो उससे क्या हुआ कि जो नया कैंडिडेट आया उसको लोग, वो एक्चुअली एक मंडल अध्यक्ष हैं, तो लोग पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको ढंग से जानते नहीं हैं। इसका देखिए सज्जनों, जब हम मंडल कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से आप समझिए कि कुछ वार्ड्स को मिलाकर एक मंडल बनाया जाता है और अमूमन एक विधानसभा में 3 से 4 मंडल हुआ करते हैं। उत्तर प्रदेश वाले यूँ समझें कि ब्लॉक का जो लेवल होता है, ब्लॉक प्रमुख वाला, उसको एक वो मंडल होता है और अमूमन एक विधानसभा में 2-2.5 ब्लॉक तो हो ही जाते हैं। उसके अलावा जो है एक बड़े मुद्दे की बात बताइए, जो भीतर हुआ है वो नहीं बता रहे हैं। ये ओपेड वाली चीजें गिनवा रहे हैं दीप्तिमान, जो सम्राट चौधरी वर्सेस नितिन नवीन चल रहा है पटना में। देखिए
ये तो ऐसे राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसे बहुत सारी बातें बताइए तो वही बताइए ना हमारे दर्शकों को। ऐसे राजनीतिक कयास लगेंगे। जब भी हार होती है तो उसकी बड़ी सारी जो है पोस्टमार्टम होती है। उसमें ये भी होता है कि भाई पार्टी के भीतर ही झगड़ा है, नितिन नवीन सम्राट चौधरी के बीच में झगड़ा है। अब हालांकि उस तरह से देखिए तो ये अगर कोई भी एक दूसरे का इसमें हानि करने की कोशिश कर रहा था तो ये एक आत्मघाती हमला है। दोनों को नुकसान हुआ है। दोनों को नुकसान है। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बनते ही अपनी ही सीट हार जाते हैं और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पहला इलेक्शन फेस करते हैं उसी में पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। तो ये दोनों के नेतृत्व पे सवाल उठा देगा। तो अगर ऐसा पार्टी में कुछ भीतर हुआ है तो ये तो आत्मघाती हमला पार्टी ने खुद पर किया है और दोनों सम्राट चौधरी को ज्यादा दिक्कत होगी क्योंकि वो पहुंचेंगे सदन प्रशांत किशोर। बिल्कुल। और वो जब विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे 2025 में, तब भी सबसे ज्यादा लक्ष्य सम्राट चौधरी, उनकी डिग्री, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका उच्चारण, उनके विजन पे कर रहे थे। और आज जीत के बाद भी जो पहली प्रतिक्रिया आई है, ना वो नरेंद्र मोदी पर कुछ बोले, ना वो किसी और पे, मुख्यमंत्री हैं इसलिए भी ऑब्वियस, उन्होंने कहा भाई एनडीए किसी ढंग के पढ़े लिखे व्यक्ति को बनाए। तो वो अपना कोर एजेंडे से नहीं लगे, उनको है कि हम जब तक इनके बिहार में न्यूक्लियस को डिस्क्रेडिट नहीं करेंगे तब तक हमारा राइज नहीं होगा। वो सम्राट चौधरी पे पहले से दबाव बनाए हुए हैं। अगर हम देखें तो बिहार इलेक्शन के समय से उन्होंने सम्राट चौधरी पर दबाव बनाया हुआ है और उस दबाव को उन्होंने कंटिन्यू किया। यहाँ पे भी उन्होंने कैंपेन के दौरान भी बनाया। कैंपेन के दौरान उन्होंने एक और मुद्दा उठाया प्रशांत किशोर ने, वो था जो नितिन नवीन की रैली में किसी को हनुमान बनाकर जो आगे नचाया गया। तो उसको भी उन्होंने एक मुद्दा बनाया हुआ था। और एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पे कि राम मंदिर का मुद्दा एक तरफ चल रहा है, जो है वो डोनेशन चोरी का मुद्दा चल रहा है, उसमें इस टाइप की चीज़ें कहीं ना कहीं जो है एक अपर कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में ट्रैक्शन पा जाती है। ये भी दिलचस्प चीज़ है कि किस तरह से जो आरजेडी का कोर वोट माना जाता था पॉलिटिकल पंडित्स के द्वारा कि साहब माए, और वो ठीक ठाक है बांकीपुर में। मतलब मैं दर्शकों को बता दूं कि रामानंद यादव करके एक नेता हुआ करते थे, वो 1985 और 1990 में इस सीट से निर्दलीय चुनाव जीते और 1990 में तो उन्होंने रामकृपाल यादव को जनता दल के हराया था 3-3.5 हजार वोटों से, और 95 में उन्हीं को हरा के नितिन नवीन के जो पिता हैं नवीन सिन्हा, वो पहली मर्तबा चुनाव जीत के विधायक बने थे। अब आप लोग तो लोकसभा में थे, क्या चर्चा रही आज? ओ बड़ा, आज तो पूरा चर्चा बांकीपुर में ही था। बांकीपुर दतिया तो इतना नहीं आया। दतिया भी देखो, नरोत्तम मिश्रा की सीट था, 2 डिकेड्स नरोत्तम मिश्रा ही था उन्होंने, लेकिन 2023 में हारा। फिर भी उनका जो इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से 93 में हारे, तब वो पहले डबरा लड़ते थे। हाँ, 3 बार कंसेक्यूटिवली जीता। अभी लास्ट टाइम उन्होंने हार गए। हाँ। तो ये बांकीपुर में इनका तो अलाई लीडर्स ऑल्सो इधर जेडीयू और एलजेपी, वो भी थोड़ा खुश है कि उनको लग रहा है कि थोड़ा इतना अग्रेसिव था, अब इतना एरोगेंट था, तो इसी में हार तो गया। तो बीजेपी लग रहा है कि अब जनता दल यूनाइटेड का भाजपाईकरण थोड़ा सुस्त हो जाएगा। नहीं, एक देखो, ये पहली बार नीतीश कुमार के जाने के बाद पहली बार के इलेक्शन है। नीतीश कुमार और बीजेपी पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री का पद ले लिया है, इसके बाद पहला इलेक्शन है। तो ये सब इसमें नरेटिव में ये जेडीयू थोड़ा खुश है, इसलिए कि उनका नीतीश कुमार की जाने में। जेडीयू को वैसे भी खुश होना चाहिए। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पहली पसंद थे, भाजपा की थोड़ी थे। हाँ, इसलिए देखिए बता मैं रहा हूँ, ज्ञान में इन लोगों से लेता हूँ, ये लोग बोलते नहीं क्योंकि ये बीट वाले हैं। हाँ, तो ये तो एक बात है। इनको लग रहा है कि एक साइड तो लोग बोल रहे हैं कि जनरेशन शिफ्ट हो गया, कि नितिन नवीन जी को जब पार्टी का प्रेसिडेंट बन गया, इसमें भी कुछ लोग जैसे हम बोलते हैं ना एस्टैब्लिश्ड लीडर्स, उनको थोड़ा दे वर शॉक्ड। उसका शौक भी इसमें नाम लेके बताइए। नहीं, नाम नहीं लेंगे। लिज मैथ्यू ये कहना चाह रही है कि भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, ऐसी एक जो लंबी कड़ी है, जो लोग जनरल सेक्रेटरी रहे, मंत्री रहे, और जिनको लग रहा था कि अब उनकी दावेदारी है। नहीं, वो सब मंत्री, मैं कह रहा हूँ मंत्री रहे और जो अलग अलग राज्यों के प्रभारी रहे, ऐसे कई संगठन के नेता और सरकार के नेता जिन्हें लग रहा था। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद क्या होता है कि भाई आपकी वरिष्ठता एकदम से बढ़ जाती है,
बशर्ते आप गडकरी ना हो, क्योंकि वहाँ वरिष्ठता के बावजूद आपको टॉप 5 में नहीं लाया जाता है ना। राजनाथ सिंह और बाकी सबको तो लाया ही गया। तो उन सबको लगा कि साहब ये 43-45 साल के एक नौजवान नेता को, जिनकी आकांक्षा थी कि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं, उनको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर लाए हैं, तो एकदम से उनकी दावेदारी खतरे में पड़ गई, उनकी वरिष्ठता कम हो गई। एक तो ये है, और दूसरे एक सेक्शन लोग बोलते हैं जब भी जनरेशन शिफ्ट लाया, उनकी कहना है कि जब 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 से तमिलनाडु में विजय का जीत ऐसे एकदम हो गया, तब से भाजपा बड़ा सीरियसली, भाजपा की टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी सीरियसली सोच रहे हैं एक जनरेशन शिफ्ट में। अभी जो पार्टी का जो लिस्ट आने वाला है उसमें सारे लोग किसी को आएगा पूरा वो जुलाई पता बीत नहीं गया। तो जब भी आएगा लोग को लग रहे कि उसमें एक यंगस्टर्स का जो होगा थोड़ा सा एक, और कैबिनेट रिशफल के बारे में भी जब बात करेगा तब भी ये लोग बोलते हैं कि इसमें भी यंग फेसेस होगा। तो देयर इज अ जनरेशन शिफ्ट इसकी, जिसकी बात पार्टी में हो रहे हैं। और ये जब यंग कहते हैं तो बीजेपी में यंग का मतलब क्या, 35 से 55? नहीं, 55 से नीचे। हाँ भाई 35, 35 to 55। यस। तो ये जनरेशन शिफ्ट आएगा, उसमें चैलेंज आएगा। तो बीजेपी ऐसा पार्टी है जैसे इन्होंने कभी नहीं सोचा है कि ऐसे वाला चैलेंज आएगा। अब एक नेता मेरे से बोल रहे थे, आप देख लीजिए ये तो ऑपोजिशन की जीत नहीं है लेकिन हमारी हार है। मतलब आपका जो कोर सपोर्टर्स भी, जैसे जेनजी ने सवाल उठाया, कोर सपोर्टर्स भी आपने सोचा अंधभक्त है, आप लोग बोलते हैं इनको अंधभक्त, लेकिन अंधभक्त नहीं है ये लोग भी सवाल उठाना शुरू किया। दिस इज वेरी अलार्मिंग। यही है उनका मैसेज। एक तो ये, दूसरा ये लोग बोलता है कि जैसे देखो प्रशांत किशोर को ये नरेंद्र मोदी का ऐसे ओपोनेंट है, ऐसे नहीं मानते हैं, लेकिन ये है इसमें कि कोई भी नेता आए, कोई क्रेडिबल फेस आए तो ये अपना सपोर्ट बेस, ऑपोजिशन का छोड़ दो, अपना सपोर्ट बेस भी स्प्लिट हो सकता है। वो जो दोनों जगह देखा, ये अब बांकीपुर में भी देखा, इधर और दतिया में भी देखा। ये इनके लिए बड़ा, दोनों आप देख लीजिए, जैसे कि एक में 30 साल से, दूसरा 20 साल से भाजपा का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इसमें भी भाजपा का हार हो गया। इसलिए वो एक तो अलाइज खुश है, दूसरा अपने पार्टी में भी लोग खुश भी है उनको। जी, दतिया का जिक्र हो रहा है। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। मोहन यादव को इस बात की शिकन रहेगी कि वहां से चंद्रशेखर की पार्टी, आजाद समाज पार्टी काशीराम के दामोदर यादव को 22,527 वोट मिले हैं और भाजपा के आशुतोष तिवारी लगभग 6,000 वोटों से चुनाव हारे हैं। और सीएम समेत तमाम लोगों ने वहाँ बहुत कैंप किया था, है ना, बहुत रैलियाँ, प्रचार किया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा। प्रकट तौर पर नरोत्तम मिश्रा भले ही कुछ ना बोले, पर अंदर खाने मुस्कुरा तो रही होंगे कि हमारा टिकट काटा गया, तो हमारे समर्थकों ने निपटा दिया। तो मंच पे उनका रोना काम तो आ गया। आशुतोष तिवारी के नहीं आया, घनश्याम सिंह के आया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस के पिछली बार जीते विधायक कह रहे हैं, जिनका नाम है राजेंद्र भारती। देवियों सज्जनों, राजेंद्र भारती ने 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो लगभग 7,000 वोटों से मध्य प्रदेश की सरकार के उस समय के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र को पटकनी दी। उसके बाद राजेंद्र भारती एक मुकदमे में फंसे सहकारी ग्रामीण विकास बैंक फ्रॉड मामले में, उन्हें दिल्ली में 2 साल की सजा हुई। उसके बाद ये बाई इलेक्शन हुए। आप देखिए कि वोटिंग से एक आध दिन पहले राजेंद्र भारती को कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिया। जस्ट पहले। और राजेंद्र भारती बोले क्यों हम विरोध कर रहे हैं, हम क्यों घनश्याम सिंह का प्रचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि घनश्याम सिंह का प्रचार नरोत्तम मिश्रा के लोग कर रहे हैं। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला कि नरोत्तम के लोग वहां जुड़े हुए हैं, हम तो इनसे विरोध कर रहे हैं वगैरह वगैरह। और इस चक्कर में ये नतीजा आया है। तो अब ये मोहन यादव के लिए और वो तमाम लोग जो नरोत्तम मिश्रा को निपटाना चाह रहे थे मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में, उनके लिए भी एक वो है। और भूपेंद्र यादव की और बाकी सब लोगों की यहाँ पे बात कर रहे थे, जो एक बीजेपी की एक बड़ी मुश्किल, मैं चाहता हूँ आप लोग इस पे बात करें कि नरेंद्र मोदी के बाद उत्तर भारत में भाजपा का बड़ा ओबीसी चेहरा कौन होगा। भाजपा के पास इसका जवाब नहीं दिखता है। भूपेंद्र यादव को मैंने जिक्र किया, वो अलवर से जीत के आए हैं, आप उनको एक चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि
जो बेल्ट अहिरवाल से शुरू होती है वो गुजरात तक पहुंचती है ना। आप छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, यूपी में आपको बड़े पैमाने पे वो एक आबादी दिखती है जो वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट पेजेंट कास्ट है ओबीसी में। शिवराज सिंह चौहान शिवराज सिंह चौहान दूसरे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को आपने कृषि मंत्री बना के रखा है। वही बन सकता है ना जो एक बार पहले मास लीडर बने जी, जैसे शिवराज सिंह चौहान। हाँ, शिवराज सिंह चौहान। अदरवाइज चेहरा मतलब सांगठनिक रूप से पद दिया जा सकता है, लेकिन उसको मास लेवल पे चेहरा नहीं बनाया जा सकता जब तक के मास लेवल पे एक्सेप्टेंस ना आए। तो इसलिए ये सवाल तब हल होगा जब कोई इस तरह का नेता उत्तर भारत में निकलेगा ओबीसी का, या उसको निकलने दिया जाएगा। हाँ जो भी मतलब वो तो शिवराज सिंह चौहान का जनाधार वाला होना ही एक पॉइंट के बाद उनकी ग्रोथ को स्टंट भी करता है कि इनकी महत्वाकांक्षा है। इसलिए तो यूपी में भी दुगदुकी बनी हुई है। बढ़िया। तो क्या सदन में क्या अंदर खाने बीजेपी वाले क्या चर्चा कर रहे थे दतिया बांकीपुर पे? नहीं, मैं तो एक देखता इसलिए शौक नहीं है, बल्कि बिल्कुल खुश है लोग। मुझे जो लग रहा है कि पार्टी में बहुत लोगों को लग रहा है कि थोड़ा चेंजेस तो होना चाहिए। जो जैसे पार्टी जा रहे हैं उसमें थोड़ा झटका लगाना है, तो लोग ऐसे बात करते, खुली बात करते, थोड़ा तो झटका चाहिए पार्टी को कभी कभी सीधा रास्ते में आने के लिए। तो उनको लग रहा है कि ऐसे वाला जो छोटा छोटा डिफीट लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोला छोटा डिफीट, ये लोग बोल रहे हैं छोटा छोटा डिफीट होना ही चाहिए, ताकि नेतृत्व को ऐसा लगा कि जो हम रास्ते पे जा, या और उनको लग रहा है कि मोदी जी ये सुनेगा। जिनको लग रहा है कि ये बाई इलेक्शन की डिफीट छोटी डिफीट होती है, उनके लिए मैं एक कागज लेके आया हूँ। जवाहरलाल नेहरू 1946 से लगातार शीर्ष पर थे सत्ता के अलग अलग स्वरूपों में। आचार्य कृपलानी ने नेहरू से अपने नैतिक मतभेदों को लेकर कांग्रेस छोड़ी थी। पंडित नेहरू के खिलाफ जो पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था लोकसभा में, वो आचार्य जीवी कृपलानी लेकर आए थे। 62 में वो बम्बई की एक सीट से हार गए थे, लेकिन अमरोहा में बाई इलेक्शन हुआ था, जीत के वो संसद पहुंचे थे। राजकोट से मीनू मसानी जीत के पहुंचे थे और फर्रुखाबाद से राम मनोहर लोहिया पहुंचे थे। और 63-64 से 67 तक इन्होंने जो संसद में किया था उसका नतीजा ये था कि कांग्रेस को लाले पड़ गए थे 67 के लोकसभा चुनाव। उसमें एक ये है कि वो जब पहुंचे थे तो विपक्षी दल एक साथ आए थे जी, है ना, उसमें सोशलिस्ट, जनसंघ सब एक साथ आए थे। अभी का विपक्ष, क्योंकि अभी जो बांकीपुर की विक्ट्री है वो तो एक तरह से जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं उनको दरकिनार करते हुए आई है, लेकिन इस केस में क्या विपक्षी दल जो हैं वो एक बड़ा फ्रंट बना सकते हैं, वो एक सवाल रहेगा। बांकीपुर में ये भी है कि ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हम डेटा देखें तो प्रशांत किशोर को ऑपोजिशन के वोट ज़्यादा मिले हैं और बीजेपी के वोट शायद थोड़े कम। आप देखिए 46,000 वोट पिछली बार आए थे आरजेडी को और इस बार 14,000 पे आरजेडी सिमट गई है। आप 32,000 वोट अपना खो चुके हैं। तो तेजस्वी यादव को ज्यादा टेंशन करनी चाहिए। हाँ, इनसाइड भी ये सब नेताएं बोल रहे हैं। बिहार के अंदर पे तो आरजेडी का या ओपोजिशन का लो डिफीट है, आउटसाइड बिहार ये भाजपा का डिफीट है। हाँ, तो ये एक इनका दैट इज ए टेक दे आर अभी पार्टी के लोग बोल रहे हैं। और मैं इसमें एक ऐड कर दूं, एक विकास आपने जो बोला पॉइंट में, एक बीजेपी नेता बोल रहे थे, जब लोगों को लग रहा है कि इनको एक झटका देना है या शौक देना है, इनको हराना है, तो ये लोग ऐसे नहीं देखते कि उस तरह पे कौन है। जैसे कि 2004 में सोनिया गांधी क्या था, फिर भी 2004 में शीला दीक्षित को हरा दिया। अच्छा, इसमें स्केल ऑफ डिफीट है, उसमें ये भी आप ध्यान दीजिए कि पिछला 9 महीने पहले जो चुनाव हुआ है इसी सीट पर, उसमें बीजेपी के नितिन नवीन जो थे उनके 74% वोट्स थे आउट ऑफ द टोटल वोट्स। 74% हट के 36% पे आ गया है, जिसका मतलब आउट ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड आधे से भी कम आए हैं। मैं आपको बताऊं, आपने जिक्र किया विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था बिहार का, और हम लोग पटना में ही थे, तो साहब यहाँ से कौन लड़ रहे हैं, तो नितिन नवीन लड़ रहे हैं, मंत्री हैं। पर वो तो साहब ऐसी सीट है कि उसमें बीजेपी से कोई भी खड़ा हो जाए, ये कहा गया। तो हम लोग गए मिलने, तो वो एक बूथ लेवल की मीटिंग चल रही थी, बूथ प्रभारियों की मीटिंग, एक मंडल की। तो उसमें नितिन नवीन बैठे हुए हैं और सब बातचीत चल रही, तो हम लोग गए, नमस्कार, तो उनको पता चला, तो वो अपना मीटिंग पूरी बाहर आए खड़े होके, 2-4-5 मिनट बातचीत। तो उनके समर्थक भी कह रहे हैं कि भैया इस बार तो मार्जिन की लड़ाई है,
और हमारे नेता का करिए, और एक बोले देखिए इस बार इनको अच्छा पोर्टफोलियो मिलना चाहिए, किसी बढ़िया विभाग के मंत्री बने नितिन नवीन जी। पर टर्न ऑफ इवेंट्स की जिसको बीजेपी का सिटाडेल कहा जाता था, वहाँ पे वो ध्वस्त रहे। ये बिल्कुल मुझे सबसे पहले ध्यान आ रहा है 2017-18 में जो बाई इलेक्शन हुआ था गोरखपुर का, योगी आदित्यनाथ सीएम बने और प्रवीण निषाद ने वहाँ पे हारा। कभी हरा कभी ये दिया होता था। है राजनीति में, आदमी कॉम्प्लेसेंट हो जाता है, पार्टियां कॉम्प्लेसेंट हो जाती हैं। उसी में एक राजनेता का वक्तव्य भी आया कि यहाँ से अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी खड़ा हो जाए तो वो भी जीत जाएगा भाजपा के टिकट पर। और इसको हो सकता है कि वोटर्स ने अहंकार के रूप में लिया हो। और एक नेशनल सिंबोलिज्म भी दर्शकों को मालूम होना चाहिए। ये वही सीट है जहां गांधी मैदान है, पटना का फेमस गांधी मैदान, जहां जो कि पॉलिटिक्स में बहुत अग्रणी रहा नेशनल लेवल पे भी, जहां पे जयप्रकाश नारायण का फेमस जो स्पीच हुआ था। तो गांधी मैदान की जो मुझे गांधी सिंबोलिज्म है, मैदान की दो चीजें याद आती है। एक जेपी की वो स्पीच, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और दूसरी नरेंद्र मोदी की रैली जिसमें बम विस्फोट और आतंकी हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, बिल्कुल 2013। और उससे पहले नरेंद्र मोदी की वो रैली जब नीतीश कुमार ने डिनर कैंसिल कर दिया था, जब वो नई मोदी की रैली नहीं थी, बीजेपी की राष्ट्रीय बीजेपी की, रैली लेकिन थी। वो बन गई नरेंद्र मोदी की रैली, क्योंकि हाँ। लास्ट में नरेंद्र मोदी या बोले। ये दो रीजन वाज नरेंद्र मोदी है ना। बाढ़ का पैसा भेजा और हाँ हाँ पोस्टर छपवा दी है। हाँ। चलिए, पॉलिटिक्स पर चर्चा चलती रहेगी। आज सदन में ज्यादा बातें नहीं हुई, तो हमें लगा कि सदन से इतर जो लोक सदन है आपका और हमारा सदन है, वहां पर जो फैसले हुए हैं उन पर चर्चा कर ली जाए। आप देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी, और हम अपने विद्वान संवाददाताओं से उनकी टिप्पणियां लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।